हाँ बच्चों, अब आ गया हमारा अगला पॉइंट और हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और टॉपिक का नाम हम लिखेंगे, सबसे पहले समझेंगे इसको। यह है विस्पंदन, यानी विस्पंद। विस्पंद बोलते हैं आवृत्ति का जो अंतर है, अगर वो महसूस दे जाए, सुनाई दे जाए, मतलब आवृत्ति के अंतर की फीलिंग आ जाए कुल मिला के इसे कहते हैं विस्पंद। तो समझ में तो आ गया होगा कि विस्पंद क्या है, किस प्रकार होगा। चलिए देखते हैं विस्पंद। विस्पंद, पंदे ऐसे लिखा हुआ है, इसे बोल देते हैं बीट्स, ऐसे। ठीक, तो इसको जरा समझेंगे कि विस्पंद कैसे पैदा होता है। तो जब दो लगभग समान आवृत्ति के स्रोत, यानी जब दो लगभग समान आवृत्ति के स्रोत एक साथ बजाए जाते हैं, तो किसी किसी समय पर, किसी किसी समय पर, हमेशा नहीं, आवृत्तियों का अंतर, आवृत्तियों का अंतर सुनाई देता है। इसको इसको विस्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विस्पंद कहते हैं, यानी आवृत्तियों के अंतर को ही विस्पंद कहते हैं। मतलब अंतर हमेशा सुनाई नहीं देता, कुछ कुछ समय पे बीच बीच में सुनाई देता है, तो उसे विस्पंद कहते हैं। तो माना स्रोत y1 a कॉस ओमेगा 1 टी। सर इसमें यहाँ पे साइन ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। साइन ले लो, दोनों साइन में रख लो, कोस में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कि कोस लिया हुआ है, इसलिए हम कोस ले रहे हैं, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। साइन में रखोगे ये साइन ओमेगा 1 टी, तो कह रहा है ओमेगा 1 लगभग बराबर है ओमेगा 2 के। ये बात ध्यान देने की है, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग बराबर है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है। देखो ये मैंने लगभग बराबर का निशान बनाया कि भाई ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, तो इससे कहते हैं जब परिणामी तरंग बनेगी दोनों से, परिणामी तरंग अगर ये कहीं पहुंच जाएं एक जगह पे, तो परिणामी तरंग जो होगी वो कैसी होगी? ये होगी y1 प्लस y2, तो a कॉस ओमेगा 1 टी प्लस a कॉस ओमेगा 2 टी। आयाम दोनों के समान माने गए हैं, ये बात ध्यान देने की है। अगर आयाम अलग अलग हो जाएं, ठीक, तो विस्पंद पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन उसका गणित नहीं बनेगा हमारे पास। मतलब गणितीय रूप से हम उसको बना नहीं पाएंगे, बात यह है। उसका कोई यूज नहीं है, उस पर कोई सवाल बनता नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि आयाम जो है दोनों के बराबर कर दिए हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि सवाल बन जाए। तो यहाँ ए कॉमन लेंगे और कोस का फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी बाई 2, और कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी बाई 2। ये क्योंकि हमने कहा है कि ओमेगा 1 लगभग बराबर है ओमेगा 2 के, तो यदि ऐसा लिख दें, ये y हो गया, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हम इसे मान लेते हैं 2 ओमेगा, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम मान लेते हैं डेल्टा ओमेगा। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ हमारे सामने बन के आ जाएगी, 2a कॉस ओमेगा टी और कॉस डेल्टा ओमेगा टी, ये आ जाएगी। तो आयाम का जो पद है, जो आयाम की जगह आ गया, हम उसे लिख लेते हैं 2a कॉस
डेल्टा ओमेगा टी, और तरंग का जो पद है कॉस ओमेगा टी वो जो का त्यों आ गया। अरे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को लगभग बराबर कर लूँ मैं, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया इसको 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा जब मैं यहाँ रखूँगा तो 2 कट जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। और इनका जो अंतर है, क्योंकि उसको पहचानना है, डिटेक्ट करना है उसको, तो उसको मैंने डेल्टा ओमेगा मान लिया। तो आयाम में जो पद आया है, कह रहा है आपको तब तब ये सुनाई देगा मैक्सिमम हो जब इसका मान, तो विस्पंद सुनाई देगा जब क्या करते हैं, विस्पंद सुनाई देगा उस केस में। ये समझ में आ गया, सिंपल चीज़ है, इसको बार बार पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो विस्पंद सुनाई देगा, विस्पंद सुनाई देगा या प्रकट होगा, ऐसा देख लेते हैं भाई, विस्पंद पैदा होगा प्रकट होगा तब कॉस डेल्टा ओमेगा टी बराबर 1 या प्लस माइनस 1, यानी 1 हो या माइनस 1 हो। तो 1 हो या माइनस 1 हो, ऐसी स्थिति में मान होगा पाई 0 पाई, क्योंकि 0 कर दूँ कॉस 0 1 होता है, इसको पाई बना दूँ तो -1 होता है, फिर 2 पाई बना दूँ तो फिर यानी n पाई, यानी जो डेल्टा ओमेगा टी है वो होता है n पाई। अच्छा, ये जो डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, ये होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो ये हो गया 2 पाई डेल्टा एफ। भाई डेल्टा ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं ओमेगा का डेल्टा ओमेगा कर दूँ तो 2 पाई में थोड़ी परिवर्तन होना है, डेल्टा एफ में भी होगा, आवृत्ति का अंतर हो जाएगा, टी बराबर n पाई। अब देख पाई यहाँ से कट जाएगा, तो डेल्टा एफ जो होगा, है ना, ये हो जाएगा n अपॉन 2t। यहाँ पे n होगा 1 2 3 इस तरीके से, ठीक। तो यानी ये जो आवृत्ति है कोई भी समय हो, है ना, इस तरीके से ये सुनाई देगी। n को क्या 1/2 3 3 3 t, तो कितने समय पे सुनाई देगी ये भी हम कह सकते हैं। t बनाना चाहे यहाँ से तो t जो आएगा हमारा वो आएगा n/2 डेल्टा f, ये समय है। अब यहाँ n की जगह पे क्या लिखें, लिख दें 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाएं, ये समय है, किस किस समय पे सुनाई देगी, है ना। डेल्टा एफ क्या है, आवृत्तियों का अंतर है, जिसे हम कहते हैं विस्पंद। डेल्टा एफ क्या है, आवृत्तियों का अंतर है, क्योंकि ओमेगा क्या है, ये जो ओमेगा हम लिख रहे हैं बार बार, ये तो कोणीय आवृत्ति है। सर याद आ गया, ये कोणीय आवृत्ति है, ये आवृत्ति नहीं है। तो ये वाली चीज़ क्या है, कोणीय आवृत्ति है, एफ आवृत्ति है एफ, तो एफ का अंतर ये आ गया। तो ये समय हो गया जितने समय अंतरालों पर सुनाई देगा। पहली बार जब n1 करेंगे तो सुनाई देगा, n2 करेंगे फिर सुनाई देगा, n3 करेंगे फिर सुनाई देगा, क्योंकि जब जब पाई हो जाएगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तब 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 मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, तब तब ये सुनाई देगा, और इस कॉस ओमेगा डेल्टा ओमेगा टी का मान 1 होगा। तो समझ में आ रहा है विस्पंद कैसे मिला और विस्पंद होता क्या है। चलिए, अब आवृत्तियों का अंतर कहीं आए, विस्पंद पैदा हो, तो आप इसे हल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब होता है कि छोटा सा चित्र हम इसका बना लें, समझ लें इसको कि चित्र में कैसे होगी ये चीज़। 2 तरंगों को मिला दें, इसको तो हटा लें आप, क्योंकि ये तो हो ही गया। तो यहाँ पर इन्होंने 2 तरंग बनाई है एनसीईआरटी में, बस उसको हल्का समझना है कि एक ये वाली है ऐसे, दूसरी भी इसी तरह की है एक और, कुछ आवृत्तियों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसी है। अब इन दोनों को मिला के अगर बना दें तो बीच में बना देते हैं इन दोनों को मिला के, देखो एक ऐसे, तो कुल मिला के ऐसा बना दें, यूँ दोनों तरफ से परिणामी बना दें, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, इसके अंदर बन जाएगी, देखो इस तरीके से, दोनों का परिणामी है ये ऐसा, इनके बीच में फंस के चलेगी, यानी दोनों तरफ से पहले
योग हो जाएगा आयामों का, टोटल मैक्सिमम आयाम, अधिकतम, फिर कम से कम आयाम, फिर अधिकतम, फिर कम से कम आयाम। ठीक, तो जो बीच में चल रही है ये वाली है ना, ये वाली चीज़ है, देखो ऐसे ये परिणाम ही दिखाया है इन्होंने। ठीक, तो एक समय ऐसा आ रहा है जो कि हमने टी बनाया था, स्मॉल टी, n/2 डेल्टा एफ, जहाँ जहाँ पर अंतर प्रकट होगा, आयाम अधिकतम होगा, तब सुनाई देगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा विस्पंद है कि नहीं। तो एक समय है ऐसा n/2 डेल्टा एफ, जब जब विस्पंद उत्पन्न होगा, है ना। ये हमने पहले लिख लिया था, यहाँ पे लिखा देखो T(n/2 डेल्टा एफ), है ना, इसके ध्यान से पढ़ें। चलिए अब एक उदाहरण है, उससे समझ में आ जाएगा मामला क्या है। जो फिजिक्स को इजी लेवल पे ले रहे हैं और नॉर्मली हल्का हल्का पढ़ते हैं, ये चैप्टर उन लोगों के लिए है ही नहीं, ये ध्यान रहे। तरंग जो है ना, हल्की पढ़ाई पढ़ने वालों का चैप्टर नहीं है। तो उसमें होता है कि समय बर्बाद करें सर, समझ में तो आ नहीं रहा कुछ इस चैप्टर में, समझ में तो कम ही आता है। तो भैया हम तो यही सलाह देंगे कि जो इसकी हल्की फुल्की परिभाषाएं हैं, बस आप उन्हीं को पढ़ लीजिए, इस चैप्टर में ज़्यादा गहरे में ना जाएं फिर, क्योंकि इसमें गहरे में जाने का मतलब है कि फिर सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ता है ना, तो दिमाग पे जोर पड़ता है, ऐसा दिमाग गर्म हो गया है सोचते सोचते हैं। खैर चलिए, उदाहरण 15(6), ये रहा देखिए उदाहरण। हाँ, दो सितारों की डोरियां ए तथा बी एक साथ धा स्वर बजा रही हैं तथा स्वरों में थोड़ा अंतर होने के कारण 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं। तो विस्पंद जो है बेटा, डेल्टा एफ जो है ये है 5 हर्ट्ज, और दो स्रोत हैं ए, तो इसमें हो सकता है कि ये एफ ए माइनस एफ बी हो, या ये भी हो सकता है कि ये एफ बी माइनस एफ ए हो, क्योंकि ये अंतर है। विस्पंद जो होता है ना, आवृत्ति का अंतर हो सकता है, आवृत्ति का मतलब अंतर होता है, तो हो सकता है ए में से बी घटाया गया हो सकता है बी में से ए घटाया गया हो, अंतर जो है 5 है। यहाँ तक सवाल की बात हुई है। दो ए और बी बजाए जा रहे हैं, धा, सारे गा मा पा धा धा धा, ये सब बजा रहे हैं। डोरी ए डोरी बी में तनाव में कुछ वृद्धि करने पर, तो डोरी बी में तनाव बढ़ा, तनाव बढ़ा तो एफ बी का मान बढ़ा। ये बात सोचने की है बेटा। तो एफ बी का मान बढ़ा तो एफ बी प्लस डेल्टा एफ बी हो गया। ध्यान देना, कितना मान बढ़ गया, एफ बी का मान बढ़ा, एफ बी प्लस डेल्टा एफ बी हो गया, मान बढ़ गया। तनाव बढ़ाने से क्या होगा बेटा, आवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि फार्मूला बता रहा था खिंची हुई डोरियों में तनाव का वर्गमूल करते हैं तो आवृत्ति का एक पद आता ही नहीं आता तनाव में। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं कि आवृत्ति घटकर 3 हर्ट्ज रह गई है, यानी अब जो विस्पंद है वो हो गया 3 हर्ट्ज घटकर, पहले कितना था 5। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखें, एक कहानी ये है, एक कहानी ये है, इन दोनों पर विचार करें। तो अगर मैं एफ बी का मान बढ़ा देता हूँ यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार, क्योंकि हमें विचार करना पड़ेगा, अगर मैं एफ बी का मान बढ़ा देता हूँ तो ये वैल्यू घट जाती है पहले वाले केस में। दूसरे केस में अगर मैं एफ बी का मान बढ़ा देता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एफ ए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एफ बी बढ़ाऊँ तो देखो यहाँ वैल्यू बढ़े तो ये घट जाएगा, यहाँ एफ बी बढ़ाऊँ तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये मान्य है, इसके अनुसार हो रहा है, जो फिनोमिना है, जो घटना है वो इसके अनुसार हो रही है। तब आपने थोड़ा एफ बी बढ़ाया तो ये 3 रह गई।
तो एफ बी थोड़ा बढ़ जाए तो 3 रह जाए। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि एफ ए माइनस एफ बी बराबर 5 मान्य है। ये बात क्लियर हो गई इस बात से कि तनाव बढ़ा बी में तो एफ बी का मान बढ़ गया तो बीट घट गया। तो इसी सूत्र से घट सकता है, देखो 5 के बजाय 3 हो जाता है, ये मतलब 2 नंबर बढ़ जाए तो। अच्छा, अब ये कह रहा है यदि ए की आवृत्ति 427 है तो ये 427 है ए की आवृत्ति, तो एफ बी 5, तो एफ बी जो है वो हो जाएगा 427 माइनस 5, तो 27 में से 5 गए कितनी होगी 422 हर्ट्ज। तो इसका मतलब बी की आवृत्ति कितनी आएगी बताओ, ये आएगी 422 हर्ट्ज। ये आ गया तुम्हारा उत्तर। क्लियर हो गया। तो कंसेप्ट क्या है कि जो बीट है वो अंतर है, तो अंतर में हमेशा 2 केस मानकर चलेंगे, 2 केस, ए में से बी घटा दिया या बी में से ए घटा दिया। फिर इन दोनों जो केस हमने बनाए हैं, ये वाला और ये वाला, फिर इनमें हम सोचेंगे, विचार करेंगे सवाल में अन्य जानकारियों के आधार पर कि साहब किसकी बढ़ेगी और किसकी बढ़ने से किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके हिसाब से फिर हम इन दोनों में से एक केस यहाँ लेकर चलेंगे, कोई एक आवृत्ति मालूम होगी उसमें पुट कर देंगे जैसा कि हमने इस सवाल में किया, दूसरी आवृत्ति निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये एक सवाल जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, तो हमेशा क्या करेंगे, 2 केस लेके चलेंगे, फिर विचार करेंगे किसकी बढ़ी किसकी घटी, फिर वैल्यू डालेंगे, उत्तर निकालेंगे। यह है बीट पर आधारित सवाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है डॉपलर प्रभाव। ठीक, डॉपलर प्रभाव ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं। डॉपलर प्रभाव के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं, सर क्या है। इसमें जो डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आता है, फार्मूला जब ड्राइव होता है ना वो समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं तो थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे, मतलब थोड़ा जाग जाएंगे समझने के लिए, थोड़ा पकड़ लेंगे कि सर समझ में तो आता नहीं है, क्या करें। समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉपलर प्रभाव, चलिए शुरू करते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव नहीं डॉपलर इफेक्ट। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जब ध्वनि स्रोत तथा प्रेक्षक, ध्वनि को सुनने वाला, के बीच आपेक्षिक गति हो, आपेक्षिक गति होती है तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति, प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है, जो मूल आवृत्ति है उससे भिन्न होती है। इस प्रभाव को, ये जो प्रभाव हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक, जब ध्वनि स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाली आवृत्ति मूल आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अड़ा अड़ा अड़ा, सिंपल। तो ये हो गया डॉपलर प्रभाव। अब आपेक्षिक गति मतलब दोनों एक दूसरे के हिसाब से चल रहे हों, स्रोत जो है
प्रेक्षक की ओर जा रहा हो या उससे दूर जा रहा हो, या श्रोता स्रोत की तरफ बढ़ रहा हो, प्रेक्षक जो है, या उससे दूर जा रहा हो, या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हों, कुल मिलाकर। चलिए, तो पहला है जब स्रोत गतिमान है, प्रेक्षक स्थित है। तो पहली स्थिति क्या है? जब स्रोत गतिमान है तथा प्रेक्षक स्थिर है। ऐसे। और यहां मान लें कि स्रोत जो है प्रेक्षक से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो क्या मान लिया इसमें भी केस है कि स्रोत जो है प्रेक्षक से दूर चाल vs से जा रहा है। ये हमने सिंपल सा वाक्य लिख दिया, स्रोत प्रेक्षक से दूर चाल vs से जा रहा है। और ये मान लिया ध्वनि की चाल बराबर v, स्रोत की मूल आवृत्ति ये है f0, यानी जो मूल आवृत्ति है वो f0 है, 0 लगा दिया। ध्वनि की चाल v है और जो स्रोत है वो दूर जा रहा है स्रोत से। तो यहाँ अब ये चीज़ बन जाएगी, देखो आराम से। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ स्रोत खड़ा हुआ है, सॉरी प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ये है ऑब्जर्वर, ये खड़ा है बेटा यहाँ पे। ये क्या है? ये स्थिर है कौन? प्रेक्षक है ये। और स्रोत जो है इससे दूर यहाँ जा रहा है, ये क्या है? ये स्रोत है, ये है सोर्स, और ये इधर बढ़ रहा है चाल vs से, ऐसे इस तरफ को ये जा रहा है। ठीक, तो समय t बराबर 0 पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? मान लिया वो l है। किसी समय हम मान लें इन दोनों के बीच की दूरी, तो समय t बराबर 0 पर O तथा S के बीच की दूरी वो है L। ओके, यहां। तो अब जब कुछ समय गुजरा, यदि S से O तक पहुंचने में ध्वनि t समय लेती है, कितना समय लेती है ध्वनि? t, मतलब यहां से यहां तक आवाज अगर आए, आवाज यूं चल के आए, तो कितना समय लेती है? t। तो t बराबर हो गया L/v। इसी समय में स्रोत बिंदु B पर पहुंच जाता है। यानी स्रोत यहां से बढ़ के बच्चों यहां पहुंच जाता है, ये बिंदु B है। तो SB बराबर VST बराबर VS। भाई देखो ये दूरी कितनी होगी SB? स्रोत चल रहा है ना VS से, तो कितने समय में यहाँ पहुंचा? जितने समय में यहाँ प्रेक्षक तक ध्वनि पहुंची, वो समय कितना है? वो समय ये है। तो दूरी हो गई, चाल गुणा समय का फॉर्मूला लगा दिया, इस VS चाल से चल रहा है, T समय में यहाँ पहुंच गया, तो ये दूरी आ गई SBT। तो T का मान कितना है? L/v। ठीक,
तो स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंगे t समय में स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंगे दूरी ओ बी में फैल जाती हैं, ओ बी में फैल जाती हैं, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा डैश बढ़ जाती है। मतलब लैम्ब्डा तब था जब यहाँ खड़ा रहे, ये यहाँ से खड़ा रहता तो तरंग जा रही थी यहाँ तक, तो तरंग दैर्ध्य कितना था, लैम्ब्डा। अब क्या हुआ, वही तरंगें जो t समय में इससे उत्पन्न हुई इस दूरी में फैल गई, दूरी बढ़ गई, तो तरंग दैर्ध्य कितनी हो गई, लैम्ब्डा डैश बढ़ जाती है। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये हटा दें डॉपलर प्रभाव जो लिखा है परिभाषा। तो अतः लैम्ब्डा डैश क्या होगा, तरंग दैर्ध्य कितना होगा, क्या, कुल दूरी बटे तरंगों की संख्या। तो क्या हो गया, कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी होगी L प्लस एल वी एस बाई वी, और तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या कितनी होगी, तरंगों की संख्या होगी आवृत्ति गुणा समय। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का मतलब है एक सेकंड में कितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, यह है आवृत्ति। एक सेकंड में कितनी बार दोलन करता है, तो एक सेकंड में जितनी बार दोलन करेगा उतनी ही तरंगें उत्पन्न होंगी या उतने ही तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होंगे। तो आवृत्ति गुणा समय, कितने समय तक ये होता रहा, ये हो जाएगी उत्पन्न तरंगों की या तरंग दैर्ध्यों की संख्या। तो कुल मिला के तरंग दैर्ध्यों की संख्या होगी आवृत्ति गुणा समय। समय कितना है, L बाई वी, ये हो गया। देखो तो यहाँ ये कंसेप्ट को समझना है कि तरंग दैर्ध्यों की संख्या कितनी होगी जो स्रोत उत्पन्न करेगा, तो आवृत्ति और कितने समय तक वो उत्पन्न करता रहा, क्योंकि एक आवृत्ति में एक मतलब एक सेकंड में आवृत्ति के बराबर तरंग दैर्ध्य उत्पन्न करता है। तो कुल कितने यहाँ पर संख्या हो गई उनकी, ये हो गई कुल दूरी, तो कुल कितना तरंग दैर्ध्य बनेगा, कुल दूरी बटे तरंग दैर्ध्यों की संख्या, ये बन जाएगा तरंग दैर्ध्य। भाई इस दूरी में अब मान लो ये तरंग दैर्ध्य पहले यहाँ थे 5, तो ये दूरी कितनी थी L, तो एक तरंग दैर्ध्य कितना था L बटे 5। अब दूरी बढ़ गई, दूरी हो गई मान लीजिए 5 मीटर से बढ़ के 6 मीटर ये वाली, और संख्या कितनी है 5, तो तरंग दैर्ध्य नए वाला हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया लैम्ब्डा डैश। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको ठीक से समझना, एक बार समझ में आ जाता है। दूरी में यह तरंग दैर्ध्यों की संख्या, क्लियर। इसको समझ लें, एक सेकंड में कितनी होती है तरंग दैर्ध्यों की संख्या, आवृत्ति के बराबर होती है। कितने समय तक उत्पन्न किया, L बाई वी, समय तक उत्पन्न किया, तो ये तरंग दैर्ध्यों की संख्या हो गई, जो पहले भी थी वही अभी भी वही है, यानी जितना समय है। बस फर्क क्या पड़ा कि दूरी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें फैल गया, तो उसके कारण तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा। ठीक, फिर समझा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है L, उसमें तरंग दैर्ध्यों की संख्या कितनी है, 5 है। अब दूरी बढ़ गई, तरंग दैर्ध्यों की संख्या फिर से 5 है, वो तो उतने ही हैं जितने इसने प्रकट किए हैं, उत्पन्न किए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा दूरी में फैल रहा है। तो लैम्ब्डा डैश ये आ गया। अब ऊपर से L कॉमन ले लें और इसे ठीक कर लें, तो ये चीज़ बन जाएगी कुछ इस तरीके से, लैम्ब्डा डैश ये हो गया V बटे एफ नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस वी एस बाई वी, ये हो गया। अब ये नीचे की चीज़ है, इसको हटा लो ऐसे। अब ये लैम्ब्डा डैश क्या है, ध्वनि की चाल बटे आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति, जो सुनाई देगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है तरंग दैर्ध्य का चाल बटे आवृत्ति। तो ये हो गया V बटे एफ डैश, यानी सुनाई देने वाली आवृत्ति हो गई।
क्योंकि जो प्रभावी तरंग दैर्ध्य है वो ये लैम्डा डैश है। तो ये हो गया v बटे एफ नॉट 1 प्लस वी एस बाई वी, ये हो गया। तो ये v हमने हटा दिया, तो एफ डैश जो हुआ वो हो गया एफ नॉट बटे 1 प्लस वी एस बाई वी। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। तो फॉर्मूला यही लगाएं, क्योंकि यही फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ है। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ एक पावर 1 मानते हैं, 1 पावर मान के इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर द्विपद के प्रमेय से उसे बना देते हैं, तो दूसरा रूप भी इसका प्रकट हो जाता है। पर उसमें क्या होता है कि बहुत छोटी वैल्यू के लिए वो मान्य होता है। मतलब यहाँ पर मान अगर बहुत कम आए वी एस बटे वी तो वो मान्य होता है। ये क्या है, ये सभी पर मान्य है। तो इसलिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करें, जहाँ भी करें इसी का इस्तेमाल करें। ये सभी के लिए मान्य है, द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल इसमें ना करें आप, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत वैल्यू का गड़बड़ कर देगा। ये है मूल आवृत्ति, ये है सुनाई देने वाली आवृत्ति। अब हुआ क्या सर, इसका डेरिवेशन कुछ ज़्यादा मेरी समझ में नहीं आया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल आपको जेई और नीट में करना है तो फॉर्मूला पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये है, ठीक। ये कब है, जब स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो, तब ये है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। अब है जब स्रोत श्रोता की या प्रेक्षक की तरफ आ रहा हो, जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, ठीक। तो वीएस का निशान बदल देते हैं, एफ डैश एफ नॉट बटे 1 माइनस वी एस बटे वी। बेटा ये सूत्र हो जाता है फिर ऐसा। ये कब है, जब स्रोत दूर जा रहा है, जब पास आ रहा है तो ये लगेगा। ध्यान देने की बात है, एक बात बन गई। इसमें क्या था, स्रोत गतिमान था। अब इससे अगला कंडीशन हम देखेंगे, जब प्रेक्षक गतिमान हो। अब देखते हैं जब प्रेक्षक गतिमान हो, अगली शर्त देखते हैं। जब प्रेक्षक गतिमान हो तथा स्रोत स्थिर है, और हम ये मान लें कि जो प्रेक्षक है वो स्रोत की तरफ आ रहा है। हम ये भी मान सकते हैं कि उससे दूर जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये मान लेते हैं कि प्रेक्षक जो है चाल v नॉट से स्रोत की ओर आ रहा है, ये हम मान लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहां हम लिख लेते हैं स्रोत, और ये स्रोत जो है ये स्थिर है। ये बात पक्की हो गई, ठीक। अब इसकी तरफ जो प्रेक्षक है वो बढ़ रहा है, प्रेक्षक जो है इसकी तरफ चाल v नॉट से बढ़ रहा है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ये है v। माध्यम, जो माध्यम है वो स्थिर है। एक होता है ना कि हवा बह रही है, भाई हवा भी तो बह रही है तो ध्वनि की चाल में हवा की चाल जोड़ दिया करते हैं। ऐसा हो जाए, मान लो अगर ध्वनि की दिशा में हवा बह रही है तो हवा की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल में जोड़ देनी चाहिए, और हवा अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो घटा देनी चाहिए। अगर हवा लंबवत दिशा में बह रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा
शाबाश। चलिए फिर वो सारी बातें कंपटीशन सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि हवा किस तरीके से प्रभावित करती है। अभी क्या है कि बेसिक क्लियर कर लें। अभी है स्रोत स्थिर और ये इसकी तरफ जा रहा है। मूल आवृत्ति, मूल आवृत्ति इसको मान रहे हैं F0। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। बना लेते हैं इसकी बात बन जाए हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं कि भाई समय t बराबर 0 पर हम इसे मान लेते हैं ऑब्जर्वर, इसे मान लेते हैं स्रोत। OS t बराबर 0 पर OS बराबर L। OS बराबर क्या है? L है, यानी ये पूरी जो दूरी है ये L है। यदि समय t बराबर L/V में प्रेक्षक दूरी OB, यहाँ बेटा B मान लें कि प्रेक्षक यहाँ आ गया, इसे मान लें B, तय करे तो OB जो होगा वो होगा, इसकी चाल है V0 और T हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, मतलब ध्वनि जो है यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचे तो उस समय में ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, OB तय कर जाएगा। ठीक, तो ध्वनि तरंगे कितनी तरंगे हैं जो भी उत्पन्न होंगी, जो t समय में उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंगों से मतलब उसके कितने तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होते हैं। ध्वनि तरंग तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है उनकी बात हो रही है। भाई तरंग तो एक ही है, यहाँ पे अलग अलग थोड़ी हैं। तो ध्वनि तरंगे मतलब कितने तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होते हैं उसकी बात हो रही है। इस बात को समझेंगे कि तरंगे लिख देंगे तो कन्फ्यूजन आ जाता है ना। t समय में उत्पन्न होती हैं, दूरी SB में संपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, जिसके कारण तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा डैश घट जाती है। क्योंकि अब जितनी तरंगें निकली हैं वो इस दूरी में फैल जाएंगी, इस दूरी में, तो यहाँ पे क्या होगा, तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। भाई जितनी तरंगें निकली हैं संपीड़ित हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। ऐसा मान लें, ये कंसेप्ट लगा ले। हालांकि ये कह रहा है कि ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लेगा, भाई आगे बढ़ के ले लेगा, तो वो भी एक कंसेप्ट है। तरंगों की संख्या बढ़ा लें, एक मेथड वो भी होता है। हम कह रहे हैं कि नहीं, जितनी तरंगें यहाँ से निकली हैं सारी ले लेगा ये यहाँ से जब तरंग चली और ये यहाँ से चला, तो यहाँ से जब तक ध्वनि यहाँ तक जब तक पहुँचेगी उस समय में जितनी तरंगें निकलेंगी, यानी जितने तरंग दैर्ध्य प्रकट होंगे, सारे ये रिसीव कर लेगा। क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, तो इस दूरी में ऐसा मान लें कि इस दूरी में फैला दें उनको, तो ये रिसीव कर लेगा, है ना। क्योंकि जो पहले माना था हमने वो भी ऐसा ही माना था कि एक दूरी पे फैला दिया था उनको, तो इस बार दूरी घट गई। तो लैम्ब्डा डैश जो होगा इस बार वो क्या होगा, दूरी रह गई है हमारे पास L माइनस OB। OB है V0 T ऐसे, और तरंगों की संख्या यानी आवृत्ति F0 T, ये हो गई। देखिए ऐसे ये चीज़ हो गई है। भाई कितनी तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होंगी, जितनी आवृत्ति है और जितने समय तक ये होता रहा, तो T का मान लगा देते हैं L माइनस V0, T का मान L/V, ये आ गया F0 L/V, यानी बिल्कुल पहले की तरह कहानी हुई है। उत्पन्न तरंगों की संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी समय t में, आवृत्ति गुना t, उत्पन्न तरंग दैर्ध्यों की संख्या हो रही है। हम तरंगों की संख्या कह रहे हैं बार बार, हकीकत में क्या है, तरंग दैर्ध्यों की संख्या है। ये आ गया
तो यहाँ से एल हट जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा वी बाई एफ नॉट 1 माइनस वी नॉट बाई वी, ये लेमडा। तो लेमडा कितना हो जाएगा, वी बटे एफ डैश, अभी तरंग दैर्ध्य इतना है जो इस दूरी में सिमट गया है, घट गया है उसका मान। यहाँ पे क्या है, v बाई एफ और 1 माइनस वी नॉट बाई वी, ये हो गया है, v काट दिया हमने। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया एफ डैश बटे 1 माइनस वी नॉट बाई वी, ये फॉर्मूला आ गया। द्विपद प्रमेय से अगर इसे ऊपर ले जाएं अपन तो कैसा हो जाएगा, एफ, बेटा ये एफ नॉट है, ये एफ डैश है, एफ नॉट तो ऊपर हो जाएगा ये 1 प्लस वी नॉट बाई वी, ऐसा हो जाएगा। द्विपद प्रमेय से ऊपर ले जाएं तो इसका रूप ऐसा हो जाएगा। छोटे मानों के लिए हम लगा सकते हैं, छोटे मानों के लिए बना लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो वी नॉट 1 प्लस वी नॉट बाई वी का मान कम है, सही बात है, आया तो नीचे है, आता तो नीचे है ये 1 प्लस वी नॉट बाई वी, माइनस में 1 है, बटे में आया है तो आवृत्ति में ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के ये कहानी है। ये फॉर्मूला आया 1 माइनस वी नॉट बाई वी, ऊपर जाके ऐसा हो गया, याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे बेटा। अब यहाँ एनसीईआरटी जो कह रही है उनमें बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, समय के आधार पर बनाया गया है, यानी कुल कितने तरंग दैर्ध्य उत्पन्न हुए और इसने कितने रिसीव करे हैं उसके आधार पर बनाया गया। इससे फर्क नहीं पड़ता डेरिवेशन कैसे हुआ है, अगर पुराने कंसेप्ट के हिसाब से हमने समझ लिया तो ये आसान पड़ेगा, इस तरीके से समझ लो, ये आ गया, डन हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो चलिए, तो ये फॉर्मूला कब बना, जब प्रेक्षक स्रोत की तरफ चल रहा है, उससे दूर जा रहा है बेटा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूले जो है फिर से लिख सकते हैं। तो यदि प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश एफ नॉट 1 माइनस वी नॉट बाई वी, ऐसा फार्मूला हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो ऐसे केस में क्या होता है, इस फॉर्मूले को थोड़ा ठीक कर लें, एफ डैश एफ नॉट वी माइनस वी नॉट बाई वी, ऐसे में क्या होता है, आवृत्ति घट जाती है। ये पहला केस हो गया, देखो ऐसे। दूसरा फिर से लिख दूं, यदि प्रेक्षक स्रोत की तरफ बढ़ रहा है या जा रहा है तो फिर एफ डैश एफ नॉट वी प्लस वी नॉट बाई वी हो जाएगा, यानी आवृत्ति बढ़ जाएगी, ज़्यादा तरंगे रिसीव करेगा। स्रोत की तरफ बढ़ेगा ना तो ज़्यादा तरंगे रिसीव करेगा या ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रिसीव करेगा, ऐसा बोलो। ठीक, डन हो गया। अब इसके बाद फाइनल राउंड में फॉर्मूला पूरा बन के तैयार हो गया, जब स्रोत Vs से तथा प्रेक्षक V0 से गतिमान है तथा ध्वनि की चाल V है एवं मूल आवृत्ति F0 है, तो सुनाई देने वाली या आभासी आवृत्ति, मतलब जिसका आभास होता है, आवृत्ति
एफ डैश है तो, मतलब है तो कई बार लग गया, देखो बहुत सारी चीज़ें थी ना। तो एफ डैश बराबर एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट और वी प्लस माइनस वी एस, ऐसा हो गया। देखो मतलब ऊपर अगर डेटा बढ़ रहा है, वी में कुछ वी नॉट जुड़ रहा है, तो किसके लिए है? प्रेक्षक की गति के लिए है। नीचे कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो किसके लिए है? स्रोत की गति के लिए है, यानी स्रोत चले ऐसे। ये पूरा डॉपलर इफेक्ट का पूरा फॉर्मूला है। ठीक, इसमें क्या है? माध्यम स्थिर है, माध्यम स्थिर है। दूसरी शर्त इसमें क्या है कि गति जो है, गति ध्वनि की दिशा में या उसके विपरीत है। मतलब या तो वो ध्वनि की दिशा में चल रहा है या उसके विपरीत चल रहा है। स्रोत भी या तो उसकी दिशा में चल रहा है जिस तरफ ध्वनि जा रही है, या उसका विपरीत चल रहा है। समझ आ रही बात? यानी गति जो है दिशा में या विपरीत है। तो ये फॉर्मूला है, माध्यम स्थिर है। अब बात ये आती है कि सर इसके अलावा क्या हो सकता है जब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला पूरा लिख लिया, ये सब फाइनल हो गया। चलिए देख के समझाता हूँ मैं आपको कैसे काम करेगी वो चीज़। मान लीजिए ये स्रोत है बेटा, ये देखो ये स्रोत है मान लीजिए यहाँ, और ये स्थिर है। ठीक, तो स्रोत से ध्वनि सभी दिशाओं में निकलती है, चारों तरफ निकलती है, मान लीजिए ऐसे निकलती है। ये क्या है? ये ध्वनि है। ठीक, अब इसको मिलाने वाली कोई रेखा है, ये इधर देखें, इस तरफ रेखा है। तो प्रेक्षक जो है वो इस दिशा में गतिमान है। यहां पर हम देखें तो वो इस दिशा में गतिमान है ऐसे, और उसकी चाल है v नॉट, और जो ध्वनि की चाल है वो है v। तो फॉर्मूला ये लगेगा लेकिन रूल के हिसाब से। कैसे लगेगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि स्रोत से दूर जाते हुए हम ध्वनि की चाल को इधर मान रहे हैं, यूं दूर जाते हुए। तो ये कोण थीटा है मान लीजिए, तो इधर आएगा v नॉट कॉस थीटा, और इसके लंबवत आएगा बेटा ऊपर v नॉट साइन थीटा। तो ध्वनि की चाल की दिशा में अगर देखें v नॉट कॉस थीटा से ये प्रेक्षक दूर जा रहा है, तो फॉर्मूला यहां से कैसे लगेगा? एफ डैश एफ नॉट v माइनस वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि जब दूर जाता है सुनने वाला तो यहाँ माइनस हो जाता है, जब पास आता है तो प्लस हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि दूर जा रहा है, वी नॉट कॉस थीटा ध्वनि की दिशा में, यानी इस कंपोनेंट में ये आगे जा रहा है, ये घटक बना दिया हमने। और जो साइन थीटा वाला घटक है ये लंबवत घटक है, ये काम नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, स्रोत जो है वो स्थिर है, तो वी एस जो है वो शून्य है, तो नीचे लगा दिया वी, बस ये आ गया। तो इस कंसेप्ट से समझ में आ गया होगा कि अगर दिशा अलग है तो ध्वनि की दिशा में घटक बना दिया जाए, उसका कॉस थीटा साइन थीटा जो भी होता हो, उसे फिर जोड़ा जाए या घटाया जाए। हो सकता है ये इस तरफ को चल रहा होता यूं, तो वी नॉट कॉस थीटा इधर को जोड़ देते फिर इसमें, क्योंकि फिर इधर आ रहा होता। अभी थीटा इधर को है देखो यूं, तो अभी इधर को बनेगा वी नॉट कॉस थीटा। अगर मान लीजिए इधर को आ रहा होता यूं, तो थीटा यहाँ बनता, तो वी नॉट कॉस थीटा इधर को इसमें ऐड कर देते, फिर यहाँ इसको प्लस कर देते, यानी वो घटक वो है जो ध्वनि की दिशा के विपरीत चल रहा होता, तो वो ऐड हो जाता, इसमें जोड़ दिया जाता। बस इतनी बात है, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा फिर। मतलब घटक किस तरीके से बनेंगे, कैसे काम करेंगे, ये समझ लिया आपने। जब कॉम्पिटिशन सेक्शन में जाऊँगा इसके सवाल कराऊँगा तो सवाल लगा के दिखा दूंगा आपको, फिर कन्फर्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो डॉपलर इफेक्ट में डन हो गया। स्रोत में गति होगी
तो उसका प्लस माइनस नीचे होगा, ये ध्यान देने की बात है। स्रोत गतिमान होगा, प्रेक्षक गतिमान होगा तो उसका प्लस माइनस ऊपर होगा। ध्वनि की चाल में, ध्वनि की चाल प्रेक्षक की चाल का प्लस माइनस, ध्वनि की चाल स्रोत की चाल का प्लस माइनस। तो ये ध्यान, यहाँ से ध्यान देके आप फॉर्मूला लगाएंगे। वो कैसे फॉर्मूले बने थे, किस फॉर्मूले में क्या आया था, वो हमने पढ़ लिया कि जब प्रेक्षक दूर जा रहा होता है तो ऊपर माइनस होगा, जब स्रोत पास आ रहा होता है तो नीचे माइनस होगा। वो हमने पढ़ लिया था, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, उसका उदाहरण मैं दूंगा आपको, ठीक है। चलिए